बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 19 है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हमने 3.5 स्टार्ट की थी और 2 इसके क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा आज हम जो थर्ड क्वेश्चन करने लगे हैं ये भी उसी तरह का है। सोल्यूशन ही आपने फाइंड करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, लेकिन यहाँ जो मेथड आपसे कहा गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले क्वेश्चन की वर्डिंग मैंने लिखी है ताकि इसको पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर सकें और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि हमें सिस्टम सॉल्व करने का कहा गया और आगे लिखा हुआ है बाय रिड्यूसिंग। क्या किसको रिड्यूस करना है? रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस, यानी सिस्टम जो भी दिया जाएगा उसका जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको आपने रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है? टू एचेलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचेलन फॉर्म। तो ये दो मेथड असल में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक ये है कि हम जो सिस्टम दिया जाएगा उसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करें एंड देन उसको फिर कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। पेपर में याद रखें जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ एक मेथड कहा जाएगा, या एचेलन फॉर्म का या रिड्यूस एचेलन फॉर्म का। तो यहाँ पे हम दोनों से करेंगे ताकि दोनों आइडियाज़ आपको क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला काम तो आपको बनाना पड़ेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो और जो राइट हैंड साइड है दोनों अटैच करने होते हैं। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है इसमें हम लिखेंगे ये सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, ये क्या होगा देखें, इसको डिनोट करते हैं ए और सबस्क्रिप्ट में बी लिखते हैं। ये जो सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है ये असल में राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें होगा क्या कि एक तो आपने कोएफिशिएंट लिखने जो आप आमतौर पे ए मैट्रिक्स लिखा करते थे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 1 2 5 1 2 5, फिर ये देखें -2 3 -4, फिर आखिरी देखें कॉलम -2 1 -3। यहाँ ड्रा कर दें पार्टीशन। पार्टीशन के इस साइड पे जो राइट हैंड साइड है वो लिखनी है -1 1 और 1। तो ये आ गया आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और उसके साथ राइट हैंड साइड जो होती है जिसको हम बी कहते हैं उसको अटैच करना है। ये जो सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है अगर इसको हम कैपिटल बी लिखें तो ये मिसकंसेप्शन का एलिमेंट क्रिएट होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको स्मॉल बी लिखा हुआ है और इसको सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ताकि ये नजर आए कि यस अटैचमेंट है। तो राइट हैंड साइड को अटैच कर दिया, ये बन गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ तक हमारा मसला हल हो गया। अब आपने इसको रिड्यूस करना है एचेलन में और रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। तो पहले एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म में इसको रिड्यूस करके चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। एचेलन फॉर्म में जब आप रिड्यूस करते हैं तो आप जानते हैं 3.4 का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 10 जिसमें आप लोगों ने रैंक फाइंड किया था, और रैंक फाइंड करने से पहले हमने एचेलन फॉर्म को डिफाइन किया था। तो मैं आपको सिंपल वर्डिंग में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एचेलन फॉर्म ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए और उस 1 के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे ये देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, इसके नीचे 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ इस तरीके से। तो एक 1 तो आपको बना बनाया मिल गया। इस 1 के नीचे आपने 2 एलिमेंट्स को 0 करना है। तो देख लेते हैं क्या करना चाहिए हमें। पहला जो ऑपरेशन लगाएंगे वो इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। तो इसके लिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें और R3 के लिए इसको -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। तो मैं लिखता हूँ पहला ऑपरेशन ये है R2 प्लस -2 टाइम्स R1 चेंज विल बी इन R2। इस तरह R2 में चेंज आएगा और R3 में -5 से मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड करें तो इस तरह R3 में चेंज आएगी। तो ये दो काम करने से R2 और R3 में क्या चेंज आएगा कि यहाँ ज़ीरोज़ बन जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या बनना है फिर इसको। और आप जानते हैं कि फिर हम इक्वल नहीं कहेंगे, इक्वलेंट कहेंगे, रो इक्वलेंट। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया, 1 -2 -1। सेकेंड रो में क्या चेंज आया? 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया -2 से 4 + 3 क्या हो जाएगा?
7, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 + 1 कितना हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3। फिर 5 - 5 0, ये देखें इसको मल्टीप्लाई करें -5 से इसमें ऐड कर रहे हैं, ये होगा 10, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, ये होगा 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपके पास जो इसकी ऑपरेशन लगाने के बाद फॉर्म बनी हो बन गई। यहाँ पार्टीशन उसी तरह मेंटेन है। ये लें जी 1 के नीचे 0 बना दिए। अब नेक्स्ट आपका टारगेट ये है कि यहाँ आपने 1 बनाना है। इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है लीडिंग एंट्री कहते हैं। लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1। 7 को 1 बनाने के दो ऑप्शन हैं, या तो आप 7 से डिवाइड कर दें सेकेंड रो को, उससे फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, तो फ्रैक्शन से आमतौर पे अवॉइड किया करें। अगर कोई और ऑप्शन है जिससे फ्रैक्शन नहीं आती तो उसको अवेल किया करें। ये नज़र आ रहा है कि अगर हम R2 में से R3 माइनस कर दें तो यहाँ 1 बन सकता है। तो करते तो हम माइनस हैं लेकिन हम लिखते प्लस की फॉर्म में, तो मैं लिखूँगा R2 + -1 टाइम R3 चेंज विल बी इन R2। देखें तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा रो इक्विवेलेंट का साइन। और देखें फर्स्ट रो क्या बनी है 1 -2 -2 -1। फर्स्ट रो हैज़ नो चेंज। सेकेंड रो में क्या चेंज आया है कि आपने इसमें से ये माइनस किया हुआ है 0 - 0 0, 7 - 6 1, 5 - 7 -2, 3 - 6 -3, और एंड थर्ड रो एज इट इज़ आप लोग लिख देंगे। लेकिन जी टारगेट हमने अचीव कर लिया, 1 बना चुके हैं हम। इस 1 की हेल्प से अब इसको 0 करना है। अगर हम सिर्फ नीचे 0 करें तो इसका मतलब एचेलन फॉर्म बना रहे हैं, और अगर हम ऊपर भी 0 कर दें 1 के तो हम कहते हैं हम रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बना रहे हैं। इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है तो उसको -6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो मैं लिखता हूँ R3 + -6 टाइम R2 चेंज विल बी इन R3। तो देख लें क्या चेंज आएगा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आया, 1 -2 -2 -1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आया, और थर्ड रो में क्या चेंज आएगा देखें। इसको मल्टीप्लाई करें -6 से, -6 + 6 क्या हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करें जब ये 12 + 7 कितना हो जाएगा 19। इसको मल्टीप्लाई करें ये होगा 6 3 = 18, 18 + 6 कितना हो जाएगा 24। लें जी फर्स्ट रो का देखें, फर्स्ट एलिमेंट 1 उसके नीचे 0, फिर 1 उसके नीचे 0। अब यहाँ 1 बनाना है आपने। यहाँ 1 बनाने के लिए एक ही ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं, वो ये है कि हम 19 से इस रो को डिवाइड कर दें। तो लिखते हैं इसका अगला ऑपरेशन जो है। अच्छा जी हम अपने क्या किया कि इसको 1 बनाने के लिए 19 से डिवाइड किया। R3 को तो मैंने लिख दिया है 1/19 टाइम्स R3, यानी 1/19 का मतलब है कि R3 को 19 से डिवाइड करेंगे लेकिन लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। R3 में चेंज आ गया, R3 जब 19 से डिवाइड किया बन गई 0 0 1 और 24/19। अब आप ऑब्जर्व करें हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है और उस 1 के नीचे सारे क्या हैं 0। तो अगर ये हर रो में ये प्रॉपर्टी हो रही है तो इसका मतलब है ये एचेलन फॉर्म बन चुकी है। हमें यही कहा गया था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करें एचेलन फॉर्म में ताकि सिस्टम को सॉल्व किया जा सके। तो इसका मतलब हमने टारगेट अचीव कर लिया। अब सिस्टम का सोल्यूशन जो है उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है। जिस तरह आप लोगों ने इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बनाया था इसी तरह इसको अब बैकवर्ड लिखना है आपने, और बैकवर्ड लिखने के बाद दोबारा इससे इक्वेशंस बनानी है और वहाँ से हमें फिर सोल्यूशन जो है वो इसका मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग, यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दिया करें यहाँ कि ये अब किस फॉर्म में आ चुके हैं, विच इज़ इन एचेलन फॉर्म। अब ये एचेलन फॉर्म में आ चुका है तो फिर आपने बैकवर्ड लिखना है। सो यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जिस तरह आप लोगों ने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया वैसे ही दोबारा सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दें। तो आप देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ये x1 था, x1 ये आगे था -x2, ये -2x3, और ये इक्वल टू के बाद था -1। ये पहली इक्वेशन आ गई, वही क्वालिटी इक्वेशन 1। फिर दूसरी क्या बनेगी, x1 का कोएफिशिएंट 0 हो गया, सिर्फ ये आएगा आपके पास x2 -2x3 और इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। और जो थर्ड इक्वेशन बनेगी आपके पास वो क्या होगी, x1 भी का कोएफिशिएंट भी 0 है, x2 का कोएफिशिएंट भी 0 है,
तो x3 बचेगा आपके पास, और x3 किसके इक्वल आएगा 24/19, वी कॉल इट इक्वेशन 3। तो देखें हमें बैकवर्ड लिखने का एडवांटेज क्या हुआ और एचेलन फॉर्म का क्या फ़ायदा हुआ हमें, कि हमारे पास एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ चुकी है x3। अब ये x3 मैं यहाँ प्लेस करूँगा मुझे x2 मिल जाएगा, और x2 x3 यहाँ प्लेस करूँगा मुझे x1 मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसको पुट करते हैं, पुट इन 2 में पुट करें, देखें क्या बनता है। सो 2 इम्प्लाइज, ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि एचेलन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको लास्ट रो जो 1 होता है वो एक अननोन की वैल्यू दे देता है। 2 में पुट करें तो ये बनेगा x2 माइनस 2x3 था, और ये x3 है हमारे पास, और इक्वल टू क्या था -3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा आपके पास 24 2 ज़ा 48, 48/19 इस तरफ ले आए तो -3 प्लस 48/19, 19 3 ज़ा 57, 57 माइनस का होगा 48 प्लस का, तो ये -9/19 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ से पता लगा हमें कि जो x2 है वो -9/19 है। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू। अब 2 हो चुकी है हमारे पास, इन दोनों को प्लेस करेंगे 1 में तो आपको x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ इनको। अच्छा जी, पुट करते हैं x2 और x3 को इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखा है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। सो 1 इम्प्लाइज, देख लें ये क्या बनेगा, x1 -2, यहाँ x2 आ जाएगा, और -2 और यहाँ आ जाएगा x3 इक्वल टू क्या है -1। x2 आपके पास ये लिखा हुआ है -9/19, और x3 आपके पास लिखा हुआ है 24/19। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा, ये आपके पास आ गया 18/19 प्लस का, और ये आपके पास आ गया माइनस का, इक्वल टू आ जाएगा -1। अब इन दोनों को जब आप एलसीएम लेंगे तो ये -30/19 आएगा, और वो उसको इस तरफ अगर ले आए, ये बेसिक कैलकुलेशन है, उम्मीद है आप लोग ये ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। जो -30/19 आएगा यहाँ आके +30/19 हो जाएगा, और जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो -19 + 30 यू विल गेट 11/19। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x1। अब देखें x1 भी आ चुका, x2 भी आ चुका, x3 भी आ चुका, तो सिस्टम का सोल्यूशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ये मेथड आपने देखा है कि इस मेथड के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 भी हो जाए तब भी इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर डिटर्मिनेंट 0 हुआ करेगा वहाँ मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं हो सकेगा, तो वहाँ फिर हम ये मेथड अप्लाई किया करेंगे। तो ये तीनों जो हमारे आंसर्स आ चुके हैं इनको आप एक सेट में लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, यहाँ लिखता हूँ। सो जो सॉल्यूशन सेट बना देख लें, उसमें x1 क्या है 11/19, x2 हमारे पास है -9/19, और x3 हमारे पास है 24/19। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखने वाली बात देखें वो क्या है। अभी तो हमने इसको किया है एचेलन फॉर्म से, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से करें तो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कितना फ़र्क पड़ेगा। आप जानते हैं कि सिर्फ हमें ये जो डायगोनल, मैंने इसलिए इसको रेज नहीं किया, ये वाला जो पहला पार्ट था वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। आप अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें कि पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट है। मैं इसको अरेज इसलिए नहीं कर रहा, आपको एक बताना चाह रहा हूँ बात कि अगर यही क्वेश्चन होता और आपसे कहा जाता कि इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से करें, तो फिर हमने याद होगा ये जो क्वेश्चन पिछला लिखा हुआ, ये जो मेथड किया हमने, जहाँ 1 के नीचे 0 बनाए थे वहाँ अब 1 के ऊपर भी 0 बनाएंगे। तो ये देखें ऑपरेशन लगाया था हमने कि हमने इस 1 के सिर्फ नीचे 0 किया था, अब हम इस 1 के ऊपर भी 0 कर देंगे। तो मैं इससे आगे सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो। इसको इससे ऑनवर्ड में रेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि पहले जिस तरह हमने सिर्फ नीचे 0 बनाए थे, अब ये समझ लें कि ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ 1 के नीचे 0 बने हुए हैं वहाँ 1 के ऊपर भी 0 बनाने हैं।
अब इस 1 की हेल्प से इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी। ये पिछले क्वेश्चन का यहाँ तक का पार्ट हुआ था, मैंने इसको अरेज नहीं किया ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके और हमारा टाइम बच सके। तो ये देखें, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट से कि अभी हमने इसकी बनानी है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। और ये मैंने सिर्फ यहाँ आपका टाइम बचाने के लिए ये रेज नहीं किया था। पेपर में जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पूरा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल शुरू से करना पड़ेगा। ये 1 बना हुआ था, इन दोनों को ज़ीरो करना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ तक चूँकि मेरे सामने लिखा हुआ था तो मैंने रेज नहीं किया ताकि हमारा टाइम बच जाए और इसी को आगे कंटिन्यू कर दें और बजाय एचेलॉन फॉर्म के रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो मुझे बताएं कि मैंने इस 1 की हेल्प से अगर इसको ज़ीरो करना है और इसको, तो इसके लिए तो अभी ऑपरेशन में लिखा था क्या होगा, R3 जो है उसमें -6 से मल्टीप्लाई करके R2 ऐड करेंगे, चेंज आएगा R3 में। और इसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो R1 + 2 टाइम्स R2 चेंज विल बी इन R1। अब देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा, यह आ गया रो इक्विवेलेंट का साइन। सिर्फ सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड रो में चेंज आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई 2 से करके ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 2 से तो -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। अच्छा, अब सेकंड रो में तो कोई चेंज नहीं है, 0 1 -2 और -3। थर्ड रो में क्या चेंज है कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया -6 + 6 क्या हो जाएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19। इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 + 6 कितना हो जाएगा, 24। ये नहीं जी। अब आप देख सकते हैं कि 1 के नीचे भी 0 है और 1 के ऊपर भी। अब लास्ट वही स्टेज है कि इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। और 1 बनाने के बाद जिस तरह इधर हमने सिर्फ 1 बनाया था, अब यहाँ 1 बना के इसके ऊपर दोनों 0 भी करने हैं, चूँकि हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना रहे हैं। तो देखें करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा कि इसको 1 बनाने के लिए 19 से डिवाइड करना है, ऑपरेशन लिखा हुआ है हमारे सामने। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि अब हम एचेलॉन फॉर्म तक रुकेंगे नहीं, एचेलॉन फॉर्म से हम आगे भी चलेंगे। तो मैं इसको रेज करके लिखता हूँ कि पहले हमने यहीं से बैकवर्ड लिख लिया था, अब हमने इसमें 2-3 स्टेप्स और करने हैं। तो जब मैंने इसको 1 बनाना था तो मैंने 19 से डिवाइड करना है। तो ये देखें 19 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बन गया, 0 0, ये 1 और ये 24/19। ऊपर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0 -6 और -7, 0 -6 और -7। और सेकेंड रो वैसी ही है। तो इसको आपने डिवाइड किया 19 से, तो ये क्या बन गया, 1। अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। अगर एचेलॉन फॉर्म होती तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म है तो हमें ये दोनों 0 करने पड़ेंगे। तो R2 वाले को 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखें इसको 0 करने के लिए मैं लिखता हूँ कि R2 + 2 टाइम्स R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो ये एरो इंडिकेशन बताएगा कि चेंज किस में आना है, R2 में। और इसको करने के लिए 0 क्या करेंगे हम, R1 में ऐड करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके R3 को, तो चेंज आएगा R1 में। अब देखें रो इक्विवेलेंट का साइन बना लें यहाँ पे। अब फर्स्ट रो में क्या चेंज आ रहा है, 1 0। जब आप ये जो थर्ड रो है इसको आपने मल्टीप्लाई किया था 6 के साथ, तो ये दोनों 6 से मल्टीप्लाई होकर 0 होंगे और इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, 1 0 ऐसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, 6 -6 क्या हो जाएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 6 से, तो 24 6 144। ये रफ में देखें 144/19 हो गया। और ऐड किस में कर रहे हैं, -7 में। -7 में आप ऐड करें तो अगर 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो -153 आपका आंसर आएगा। और -153 + 144 करें तो जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो अगर आप सिम्प्लीफाई करिए, देखें 19 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 133 बनता है। तो -133 + 144 करें तो 11/19 आ जाएगा आपके पास।
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11 बाय 19, ये हो गया। सेकंड रो में देखें क्या चेंज आया है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करके R3 को इसमें ऐड किया, तो इन दोनों ज़ीरोज़ ने कोई इफेक्ट नहीं करना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अच्छा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 48, तो 48 बाय 19 और ऐड किस में हो रहा है -3 में, तो ये कितना बनता है देखें 19 3 -57, -57 प्लस 48 करें तो -9 बाय 19, यहाँ आ गया -9 बाय 19। लें जी, ऑपरेशन सारे हमारे कंप्लीट हो गए और हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ से कि अगर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है तो इसका मतलब है जो हमें कहा गया था कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करें, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में वो हम कर चुके हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि विच इज़ नाउ इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब इसके बाद जिस तरह हमने पिछले, आपको याद होगा एचेलॉन फॉर्म वाले क्वेश्चन में बैकवर्ड लिखा था, बिल्कुल इसी तरह इसको भी बैकवर्ड लिखना है अब आपने। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब आप इसको बैकवर्ड लिखेंगे तो जिस तरह इक्वेशन से मैट्रिक्स बना था वैसे ही मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है। देखें पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x1 का कोफिशिएंट 1 है, जबकि x2 और x3 के कोफिशिएंट 0 हो गए, तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास x1 डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये जो लाइन है ये इक्वलिटी को शो कर रही होती है, इसके इस तरफ लिखा होता है इक्वल के बाद वाली वैल्यू को, तो x1 डायरेक्ट क्या आ गया 11 बाई 19। अगर हम ये देखें x1 कोफिशिएंट 0 है, x3 का 0 सिर्फ x2 का है, तो x2 आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से -9 बाई 19। और इसी तरह जो x1 x2 दोनों के कोफिशिएंट 0 है आखिरी रो में, सिर्फ x3 बचा हुआ है, तो x3 यहाँ से आ जाएगा आपके पास 24 बाई 19। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें ज़रा, यही तीन वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आपके पास, ये थी 11 बाई 19, -9 बाई 19 और 24 बाई 19। तो ये इस प्रोसीजर से थी जिसमें हमने एचेलॉन फॉर्म बनाई थी, और ये हमने किया है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के में मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ता है हमें, ज़ीरो ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड लिखते हैं तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है हमें। जबकि एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरोज़ कम बनाने पड़ते हैं, फिर हमें मैट्रिक्स से बाहर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये जो बाहर वाली कैलकुलेशन है ये इस फॉर्म में हमें नहीं करनी पड़ती। तो आप देख सकते हैं दोनों तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। अब ये मैं रेज करता हूँ तो आप ज़रा नोट कर रहे हैं कि यही वही सोल्यूशन सेट है जो हमारे पास पहले था। x1 भी वही है, x2 भी वही है, x3 भी वही है। तो मतलब ये हुआ कि जिस मर्जी मेथड से करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। तो मैं बस इसका सोल्यूशन सेट लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और आपको ये एक बार मेथड रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो ये आ गया 11 बाई 19 -9 बाई 19 और 24 बाई 19, दैट इज़ दी फाइनल सोल्यूशन। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, सुन लें ज़रा। दो हमें काम कहे गए थे, सिस्टम दिया हुआ था और हमें कहा गया था कि इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करें एचेलॉन फॉर्म में और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म में पहले हमने किया और उसके बाद बैकवर्ड लिखा और इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाली। उसी क्वेश्चन का मैंने फिर कहा था कि बजाय दोबारा लिखने के, उसी के अंदर फिर मैंने जहाँ 1 के नीचे 0 बनाए थे वहाँ 1 के ऊपर भी 0 बनाए, जिस तरह ये आपके सामने है। जब ऊपर भी 0 बन गए, ये बन गई रिड्यूसेबल फॉर्म, फिर हमने बैकवर्ड लिखा तो हमें तीनों आंसर्स डायरेक्ट मिल गए और वो फिर हमने यहाँ पेस्ट करके आंसर लिख दिया। तो दोनों मेथड आपके रिवाइज हो चुके हैं। एक आध पार्ट आपका काम बनता है कि आप क्वेश्चन 3 का एचेलॉन फॉर्म से भी करें और एक आप रिड्यूसेबल फॉर्म से भी करें, ताकि दोनों आपकी मेथड रिवाइज हों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3.5 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। फेडरल बोर्ड के वाले से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह आपने तैयार करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे, जिसमें आपको नजर आएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक बार आप बुक देख भी लें, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं।
तो ये अगर आप लोग लिख चुके हैं तो मैं इसको रेज करता हूँ ताकि फिर हम यहाँ क्वेश्चन 4 और 5 कर सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा आपके सामने। 4 और 5 दोनों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, और होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसके बारे में जो लेक्चर 1 था हमारा 3.5 वाला लास्ट लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और अगर इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हम ए बोलते होते हैं, अगर उस ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 हो जाए तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एज अगर हम इसका बनाएं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जिस तरह हम यूजुअली बनाते होते हैं, तो क्या आएगा उसमें आपके पास x1 की जगह देखें 1 2 3, ये अगर देखें 4 1 2, और ये आएगा 2 -3 और -4। तो ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि होमोजेनियस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि डिटरमिनेंट 0 होने से हम प्रोसीड कर रहे हैं, जबकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर डिटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम प्रोसीड करते होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के जो सोल्यूशन है वो थोड़े से डिफरेंट वे से स्टार्ट होते हैं। आप देखें, कंसिडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 1 4 2 2 1 -3 3 2 और -4, और इसको किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड कर दें। तो R1 में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा 1, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर दें, फिर आ जाएगा -4 और फिर आ जाएगा आपके पास 2। तो ये बनेगा 1 2 -3 -4 2 3 -3 -4 2 1 3 और 2। इनकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं क्या बनती है। तो ये बनेगा आपके पास दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ देख सकते हैं ये बनेगा 1 बाहर था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन लिख दें -4 + 6, फिर आ जाएगा -8 + 9 और फिर एंड में आ जाएगा 4 -3। तो ये हो गया आपके पास 2 9 - 8 1 है, 1 × 4 और ये बनेगा 2। तो 2 + 2 4 4 - 4 क्या आ जाएगा 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट 0 है। अब अगर तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता, जैसे कि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट बात है कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है जिसके राइट साइड पे 0 लिखे होते हैं, इसमें अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम लिख सकते हैं अगर ये 0 है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नॉन ट्रिवियल कौन सा होता है, एक तो पहले ये समझ लें ट्रिवियल कौन सा होता है। ट्रिवियल वो होगा जिसमें तीनों वैल्यूज़ x1 x2 x3 की 0 होंगी। जैसे ये देखें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, सेटिस्फाई करता है। तो 0 सोल्यूशन यानी ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा होता है, हमें फाइंड करना होता है नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल कब होता है, जब आपके पास डिटरमिनेंट 0 होता है। और नॉन ट्रिवियल वो होगा जिसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो, सारी 0 जिसमें ना हो। आगे चलते हैं जी। चलो, नॉन ट्रिवियल को तो पता लग गया कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करने के बाद इसको फाइंड कैसे करना है। देखें, सिस्टम को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से इस एक्सरसाइज में जो मैट्रिसेस की हेल्प से आपने देखे हैं वो थे क्रैमर्स रूल के बाद मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, और उसके बाद जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है बाय एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब होना ये है कि जो क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड हैं वो उन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो सकते जिन क्वेश्चंस के अंदर डिटरमिनेंट 0 होता है, क्योंकि उन दोनों मेथड्स के अंदर आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना होता है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया
इसका मतलब आप यहाँ पे ना क्रैमर रूल्स लगा सकते हैं और ना मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड लगा सकते हैं। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। आप इसको एचेलॉन फॉर्म से या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से कर सकते हैं, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं फिर क्या करूँगा, अगर मैंने इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एचेलॉन फॉर्म करना है तो मुझे इसका बनाना पड़ेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, जो हमें आसान लगे। तो मैं यही करता हूँ। अब मैं बनाऊँगा नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते देखें वो क्या होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपसे कहा था कि वो क्या होता है, उसमें कोफिशिएंट के साथ साथ यानी जो x1 x2 x3 की ये कोफिशिएंट्स हैं जिसको हम a कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ राइट हैंड साइड भी अटैच करनी होती है। तो इसको a b से डिनोट करते हैं और लिखें ज़रा क्या होगा 1 2 3 फिर 4 1 2 फिर 2 -3 -4 और दरमियान में पार्टीशन ड्रा करके लिखें 0 0 0। तो ये आ गया आपके पास एक मैट्रिक्स जिसको हमने कह दिया कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस में, आपकी अपनी चॉइस है। रिड्यूस में ज़्यादा ज़ीरो बनाने पड़ते हैं और एचेलॉन फॉर्म में कम, तो हम एचेलॉन फॉर्म वही लिख लेते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ वी यूज़ एचेलॉन फॉर्म। तो हम इसमें एचेलॉन फॉर्म यूज़ कर लेते हैं और उसके लिए क्या होगा, हर रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 1 बनाना है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। फिर उस 1 के नीचे हमें क्या करने होते हैं ज़ीरोस। तो ये 1 तो हमें बनाया मिल गया यहाँ पे। इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले 2 एलिमेंट हमने क्या करने ज़ीरो। तो देख लें इन दोनों को कैसे ज़ीरो करेंगे। तो इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करें आप, R2 में -2 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड करें, चेंज आ जाएगा R2 में। और इसको ज़ीरो करने के लिए आप R3 में -3 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड करें, चेंज आ जाएगा R3 में। देखें अब फिर क्या होगा, फिर आपको मैंने बताया था कि लिखते भी इसको यूँ इक्विवेलेंट का साइन बना के, क्योंकि इक्वलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है एक भी एलिमेंट अगर बदल जाए तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं रहते। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, पहले वो लिख लें 1 4 2 0। इसी तरह R2 में देखें क्या चेंज आया है कि आपने R1 को मल्टीप्लाई किया था -2 से और R2 में ऐड किया, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई किया -2 से तो -8 + 1 कितना हो गया -7। इसको मल्टीप्लाई किया आपने -2 से तो -4 -3 ये क्या हो गया -7। इसको 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आखिरी कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट रो के लिए आपने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था -3 से और इसमें ऐड किया था -3 + 3 0। इसको मल्टीप्लाई करें -3 से -12 होगा और +2 करें तो -10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया -3 से तो -6 होगा और -4 करें तो ये आ जाएगा और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास इसकी फॉर्म बन चुकी है। अब आपने यहाँ बनाना है 1 और उस 1 की हेल्प से फिर नीचे क्या करने 0। इधर 1 बनाने के लिए और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि हम इसको -7 से डिवाइड कर दें। तो मैं इसको डिवाइड करके 1 बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसको 0 करूँगा और फिर ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ, अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर इसको हम वहाँ कन्वर्ट करते हैं। अच्छा मैंने अरेज कर दिया, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे -7 से डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ -1/7 टाइम्स R2। चेंज किस में आ जाएगा, में चेंज आ जाएगा R2 में। करते हैं हम डिवाइड है लेकिन लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, ये मैंने आपको कई दफ़ा पहले बात बताई है। अब फिर ये मैट्रिक्स जो बदलेगा तो आपके पास यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ये अब रो इक्विवेलेंट है इसके। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 4 2 0 उसी तरह रहेगा 1 4 2 0। सेकेंड रो में क्या चेंज आया कि आपने डिवाइड किया -7 से, तो 0 1 1 और 0। और थर्ड रो भी बिल्कुल वैसी लिखी रहेगी, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया हमने। अब 1 बन चुके हैं, इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है आपने। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, यानी R3 +
10 times R2 change will be in R3। फिर रो इक्विवेलेंट आ जाएगा, रो इक्विवेलेंट 1 4 2 0 0 1 1 0 0। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये भी 0, 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये भी 0। अब आप देखें कि आप जब एचएनएल फॉर्म बनाते हैं तो हमने 3.4 में पढ़ा था, जब एचएनएल फॉर्म को डिफाइन किया था कि सम टाइम ऐसा होता है कि 0 रो भी आ जाती है। अब देखें ये 1 इसके नीचे 0, ये 1 इसके नीचे 0। अब यहाँ थर्ड रो के अंदर अगर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता तो उसको 1 बनाते हैं हम, लेकिन थर्ड रो सारे की सारी 0 हो गई है। तो हमने सीखा है कि एचएनएल फॉर्म या रिड्यूस एचएनएल फॉर्म बनाते हुए सम टाइम पूरी की पूरी रो 0 हो सकती है, लेकिन वो हमेशा नॉन ज़ीरो के बाद यानी नॉन ज़ीरो को प्रोसीड करनी चाहिए। तो ऐसे ही है इसका मतलब है कि ये कन्फर्म हो गया है कि ये एचएनएल फॉर्म में आ चुका है। अब अगर हम इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू कर रहे थे तो फिर याद होगा कि एचएनएल फॉर्म बनने के बाद इसको हम बैकवर्ड लिखते होते हैं, और बैकवर्ड लिख के हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये मेंशन कर दें कि विच इज़ नाउ इन एचएनएल फॉर्म, ये एचएनएल फॉर्म में आ चुका है। अब मैं लिखता हूँ यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बैकवर्ड लिखें। आज आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाले जो कर रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन 3 भी आपने ऐसे ही किया हुआ है। तो यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होना है जी, बैकवर्ड लिखेंगे तो ये x1 था, ये x2 था और ये x3, तो ये बनेगा x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। x1 का ऑप्शन 0 हो गया, x2 और x3 बच रहे हैं सिर्फ। x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ गया 0। और थर्ड रो में कोई भी कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो नहीं है, थर्ड रो पूरी की पूरी 0 हो चुकी है। यहाँ एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी कि अब हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस रह गई हैं, जबकि हमारे पास अननोन्स अगर देखें तो वो 3 हैं। तो ये याद रखें, मैथमेटिक्स का बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखें कि नंबर ऑफ़ इक्वेशंस नंबर ऑफ़ अननोन वेरिएबल से लेस हो जाएं तो उस सिस्टम का सॉल्यूशन इनफिनिट निकल जाता है। अब इनफिनिट क्यों निकलेगा सॉल्यूशन इसका, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम है। अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस इक्वल हों तो सॉल्यूशन यूनिक निकलता है। अब ये इनफिनिट कैसे होगा देखें, आप लोग जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो किसी एक वेरिएबल को आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू अलॉट करनी है। वो कैसे अलॉट करेंगे, जैसे ये x2 और x3 है तो आप दोनों में से किसी एक को अलॉट कर लें, x2 को या x3 को, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसको यूजुअली आपके कोर्स में t या s से डिनोट किया जाता है। तो मैं अलॉट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो आप जब अलॉट कर लेंगे तो उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ इसको ताकि ये हम इसको कंप्लीट कर सकें। अब आप देखें x2 या x3 में से हम किसी एक को अलॉट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने x3 को t रख लिया लेट से, तो आप 2 में पुट कर दें। 2 में पुट करेंगे आप तो ये आपके पास बनेगा, देखें x2 प्लस x3 था, उसकी जगह आपने t रख दिया, इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई -t। x3 क्या रखा था आपने t, और x2 भी आपके पास क्या आ गया -t। अब ये दोनों पुट करें इक्वेशन 1 में तो आपको x1 भी मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, so 1 implies x1 plus 4x2 plus 2x3 equals to 0। -4t plus 2t ये बन जाएगा x1 minus 2t इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x1 आ जाएगा 2t के बराबर। लें जी, अब आपके पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। ये थोड़ा सा नया काम है आप लोगों के लिए कि जिसमें आप आर्बिट्रेरी वैल्यू रेड करते हैं। आर्बिट्रेरी वैल्यू क्यों रेड करते हैं, ये मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ़ इक्वेशंस नंबर ऑफ़ वेरिएबल से लेस हो जाएं तो एक ना एक वेरिएबल को आपने लाजमी आर्बिट्रेरी वैल्यू अलॉट करनी होती है। 2 आपके पास इक्वेशंस हैं, 3 आपके पास वेरिएबल है, तो 1 का डिफरेंस है, जो 1 का डिफरेंस है जितना डिफरेंस होगा उतने अलॉट करने हैं आपने। अगर 1 का डिफरेंस है
तो एक वेरिएबल को आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी है टी। ये टी जो है ये कोई भी रियल नंबर है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 2 3 कोई भी रियल नंबर आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब जो हमारा सोल्यूशन बनेगा देखें, एन सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। x1 आ जाएगा 2t, ये लिखा हुआ है, x2 आ जाएगा -t और x3 आ जाएगा +t। अब देखिए होना क्या है, इसमें t जो है हम साथ लिख देंगे वेयर t इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर। t इसमें एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें बात को। क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं क्वेश्चन हमारा यहाँ वाइंड अप है, सिर्फ थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा रहा हूँ बात कि फॉर एग्जांपल अगर हम t की जगह रखते हैं 1 तो क्या सोल्यूशन बनेगा। देखें आपका सोल्यूशन बनना है यहाँ पे 2 × 1 2 -1 1। अगर आप t को रखते हैं 2 तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, यहाँ 2 पुट करें 4 -2 2। इसका मतलब है t को 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो मर्जी रियल नंबर रख लें, आपको हर t की वैल्यू के अगेंस्ट एक सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन फिक्स नहीं है, ये यूनिक नहीं है, ये इन्फिनिट सोल्यूशन है। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जो सोल्यूशन आर्बिट्रेरी फॉर्म में होता है वो इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। तो ये एक वैल्यू x की नहीं होगी, x की हर t की वैल्यू के लिए x की नई वैल्यू आएगी। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3। इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज़ नॉट यूनिक, और ये फिर यूनिक नहीं है तो फिर ये इन्फिनिट सोल्यूशन है। तो अब फाइनल कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि होमोजीनियस सिस्टम का जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वो हमेशा इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ तक हम बात वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 4 अगली क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी आपके पास होमोजीनियस वाला ही है। तो ये आइडिया एक बार फिर आपका रिवाइज होगा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।